हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने ग्रेविटेशन यूनिट के 3 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें 2 लाइव थे और 1 वीडियो था। आई होप आपने वो तीनों ही लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे और उनके हिसाब से आपने अब जो हमने टॉपिक आगे करना है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, याद है मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स जी को इफेक्ट करते हैं वो 4 हैं। उनमें से 3 फैक्टर हाइट, डेप्थ और शेप ऑफ अर्थ वो हमने कवर कर दिए थे। आज हम रोटेशन ऑफ अर्थ और लैटिट्यूड एंगल का जी पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू। जी की वैल्यू में अर्थ के रोटेशन और लैटिट्यूड एंगल का क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले ये समझिए। रोटेशन का तो आपको पता है, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज ये आपकी इक्वेटर है, यहां पे पूरी जो है वो इक्वेटर लाइन है। मैंने इसको पूरा ऐसे ना दिखा के एक स्ट्रेट लाइन दिखाया है। और ये जो पोजीशन है ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। हम किसी लोकेशन पे यहां पे हैं तो हॉरिजॉन्टल से या इक्वेटर से जितना एंगल ये लाइन बना रही है, दिस इज नोन एज लैम्डा एंड लैम्डा इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल। जैसे जैसे आप अर्थ के इक्वेटर से और पोल की तरफ जाएंगे, ये लैटिट्यूड एंगल क्या होगा, 0 से और π/2 चेंज होगा। यहां पे 0 है, बढ़ता जाएगा, यहां पे आगे π/2 हो जाएगा। यानी कि लैम्डा इक्वेटर पे है 0 और लैम्डा पोल पे है π/2। एक बात। दूसरी बात, यहां पे जो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो होगा, हमें पता है, mg, सेंटर की तरफ। अब मान लिया इस तरह से, क्योंकि अर्थ मान लिया ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करेगी तो यहां पे जो हम हैं, हमारा एक सर्कुलर मोशन बनेगा जिसकी रेडियस जो होगी वो ये होगी, मान लिया r। अब अगर r रेडियस है, हमारा मास है m, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो एक फोर्स होगा mr ओमेगा स्क्वायर सेंटर से बाहर की तरफ, जिसे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल उसके बाहर की तरफ होता है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब 2 फोर्स हो गए, एक तो mg इधर, एक mr ओमेगा स्क्वायर इस तरफ। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिए। ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी आपका लैम्डा ही होगा, और ये पूरी 180 लाइन है तो ये एंगल जो बचा, दिस इज 180 माइनस लैम्डा। इसका मतलब आपके पास 2 फोर्स हो गए, एक mr ओमेगा स्क्वायर और एक इस तरफ जो लग रहा है mg, और उन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस लैम्डा। तो इनका रिजल्टेंट मान लिया यहां कहीं आएगा, उसे मैं mg डैश कह देता हूं। तो हमें पता है जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर में हमने पढ़ा है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस केस में रिजल्टेंट हमारा है यहां पे mg डैश इज इक्वल टू, एक फोर्स है mg स्क्वायर, दूसरा फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट फोर्स इंटू सेकेंड फोर्स, दैट इज mg इंटू mr ओमेगा स्क्वायर, और cos थीटा, cos ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा, तो 180 माइनस लैम्डा, और इसका कर देंगे रूट। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से ध्यान दीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर m इंटू m स्क्वायर तीनों टर्म में है, वो बाहर आएगा तो m रह जाएगा। अब क्योंकि m स्क्वायर को मैं राइट साइड से कॉमन ले सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, आई एम लेफ्ट विद mg डैश इज इक्वल टू, यहां से m आ गया, इट कैन बी रिटन एज g स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा 4
माइनस, क्योंकि कोस 180 माइनस लैम्डा, रिमेंबर कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस लैम्डा, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं, 2 GR ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, m से m कैंसिल कर देते हैं, हमें g डैश चाहिए। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कैसे करता हूं वो देखिए। अब ध्यान दीजिए, g डैश फर्दर कैन बी रिटन एज, ये जो r है, अगर मैं उसी ट्रायंगल में आता हूं, एक बार फिर से उस डायग्राम को बनाते हैं। हम यहां पे थे, ये रेडियस r है, ये लैम्डा है, और ये स्मॉल r था, ये भी लैम्डा था। इस ट्रायंगल के अंदर स्मॉल r बाय r कैन बी रिटन एज cos लैम्डा, तो स्मॉल r कैन बी रिटन एज r cos लैम्डा। तो इस इक्वेशन में मैं इस स्मॉल r की जगह r cos लैम्डा लिख सकता हूं, कैपिटल R cos लैम्डा। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये जो टर्म है ये नेग्लिजिबल है। क्यों है नेग्लिजिबल? ध्यान दीजिए, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, टी यानी कि टाइम पीरियड, अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, तो ये हो जाएगा 24 को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं 60 इंटू 60, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। छोटी वैल्यू का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 और छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो ओमेगा पावर 4 है, ये इतनी छोटी टर्म है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहां से अगले स्टेप में जाने के लिए दो चीजें करनी है, एक तो इसको नेग्लेक्ट करना है और इस r की जगह क्या रखना है, r cos लैम्डा। तो इनको मैं यूज करता हूं। सो नेग्लेक्टिंग r स्क्वायर ओमेगा 4, मेरे पास क्या आ जाएगा, g स्क्वायर माइनस 2g r cos लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, या फिर g डैश इज इक्वल टू g स्क्वायर माइनस 2g r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा पावर 1/2। इसमें से मैं g स्क्वायर बाहर निकालना चाहता हूं, पावर 1/2 है तो g बाहर आएगा, दैट मीन्स इट विल लुक लाइक g 1 माइनस, जिसको कॉमन लेते हैं अंदर उसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा बाय g स्क्वायर पावर 1/2, एक g कैंसिल हो जाएगा, सो g डैश विल बी g। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस समथिंग, ये वैल्यू भी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर टर्म तो इसमें भी आ रही है, लेकिन इसके साथ r मल्टीप्लाई हो रहा है और r स्मॉल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टोटल वैल्यू है वो 1 से काफी छोटी होती है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स पावर n वाला कंसेप्ट, वो हो जाता है 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, बाइनोमियल थ्योरम। वो चीज यहां भी इंप्लीमेंट हो सकती है। तो पावर जो है 1/2 वो आगे आ जाएगी, इट विल बी 1 माइनस 2 इंटू 1/2 r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा बाय g के, एक g कैंसिल हो गया था, ये रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस g को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, आई एम लेफ्ट विद g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, लैम्डा लैटिट्यूड एंगल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इक्वेटर पे क्या होता है, लैम्डा ई 0 होता है और पोल पे π/2, तो इसका मतलब g एट इक्वेटर इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा एट इक्वेटर। वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, g, यहां से g आता है, cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो इट विल बी g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। और अगर g एट पोल की बात करें
इट विल बी g माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर लैम्डा p। लैम्डा की पोल पे वैल्यू π/2, कोस π/2 कितना होगा 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो यहां से आता है GP पोल पे g के बराबर। देखिए कुछ माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब पोल पे g की वैल्यू ज्यादा है इक्वेटर के कंपैरिजन में ड्यू टू रोटेशन एंड लैटिट्यूड एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन अगर इसी में हम एक और रिजल्ट देखेंगे, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन करना बंद कर दे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी 0। ओमेगा 0 हो जाएगा तो इक्वेटर और पोल दोनों पे वैल्यू g के बराबर हो जाएगी। यानी कि अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे तो जितनी वैल्यू g की पोल पे होती है वही वैल्यू g की इक्वेटर पे भी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले यह समझो कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। अगर ये कोई पॉइंट मास है, इसका मास m है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस रहेगा जहां तक इसका इफेक्ट रहेगा। इसका मतलब इस स्पेस में कोई और मास जैसे m0 आ गया तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये मास यहां पे है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई और मास रखा हो उस पे फोर्स लगेगा, नहीं, उसकी कोई ना कोई रेंज होती है। तो द स्पेस अराउंड अ मास up to which its gravitational force can be experienced या its effect can be experienced is known as its gravitational field. So a space around an object up to which its gravitational force can be experienced called its gravitational field, वो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। लेकिन क्या इस फील्ड के अंदर हर जगह अगर ये मास मान लीजिए यहां रखा हो या यहां रखा हो, क्या दोनों पॉइंट पे एक जैसा फोर्स लगेगा? नहीं। इसका मतलब हर लोकेशन पे इस मास को अगर मैं रखूं तो उस पे लगने वाला फोर्स अलग होगा। मान लिया ये डिस्टेंस r है और m0 जो मास है उसको अगर मैंने लोकेशन a पे रखा है तो उस पे लगने वाला फोर्स f है। तो अगर यहां पे 1 किलोग्राम रख दिया जाए तो उस पे लगेगा F/m0। दिस F/m0 इज नोन एज इंटेंसिटी I। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उस पॉइंट पे रखे यूनिट मास पे जितना फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट पे उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन unit mass placed at any point in gravitational field of an object is called its gravitational field intensity at that point, at that point। और ध्यान दीजिए ये क्योंकि फोर्स इस तरफ हो रहा है, r जो है वो इधर बढ़ रहा है, तो r के घटने की डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए हम इसे नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर मैं f की वैल्यू रखूं, f मेरे पास क्या है Gm/m0/r², लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं, तो I कैन बी रिटन एज -Gm/r²। ये मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट
का फॉर्मूला आ गया, ये डेफिनेशन हो गई। यूनिट क्या होगी? यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स अपॉन मास ले रहे हैं, फोर्स होता है न्यूटन में, मास होता है किलोग्राम में, तो न्यूटन बाय किलोग्राम। और थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से A बराबर भी तो F बाय एम होता है। इसका मतलब जो यूनिट एक्सेलरेशन की है वही यूनिट भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की हो सकती है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों यूनिट है इसकी, न्यूटन बाय किलोग्राम भी है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसी की यूनिट होती है। किसकी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट की। टॉपिक का नाम है अगले का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब ये जो मैंने एक नाम लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केवल यहां तक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, और चौथा टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, मैं ये एक टॉपिक कवर कराऊंगा और ये जो बाकी तीनों टॉपिक हैं वो उसी के को रिजल्ट से निकलेंगे, तो इसीलिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें जो वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक था, वहां हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी में अगर जैसे मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो दो तरह की होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब बॉडी की जो पोजीशन है, जो स्टेट है, जो शेप है, उसके कारण जो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही है, इसका मतलब अगर एक बॉडी एक लोकेशन पे है, वहां उसकी कुछ एनर्जी होगी, दूसरे पे है वहां उसकी कुछ एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी को डिफरेंस अगर देखें कितना फर्क है उसमें, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है ध्यान दीजिए। जैसे ये सपोज हमारी अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब यहां से, इस बोर्ड पे मैं शो नहीं कर रहा, इससे भी आगे। तो मान लिया एक पॉइंट ये है, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूं, एक पॉइंट ये है, इसको पॉइंट बी कह देता हूं। ये जो डिस्टेंसेस हैं ये आर बी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आर ए है। अब क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी बॉडी को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। दैट मीन्स वर्क डन इन मूविंग any object from one point to another in the gravitational field of Earth is called the gravitational potential energy difference between those two points। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है और ये देखना है कि कितना वर्क करना पड़ता है। मान लिया यहां से यहां लाते तक बीच में एक पॉइंट सी आता है जो कि अर्थ के सेंटर से आर दूरी पे है।
तो यहां पे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर है F, लेकिन मुझे लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वर्क डन इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख देते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। अब इसका क्या मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन? देखिए अर्थ का फोर्स इधर है, हम अपना फोर्स थोड़ा सा इधर भी लगा के रखेंगे ताकि ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएं, तो नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा, तो बॉडी जो आएगी वो विदाउट एक्सेलरेशन आएगी। तब जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज वर्क डन जो होगा यहां से यहां तक लाने में, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जब हम यहां पे हैं तब अगर मैं इस फोर्स की बात करूं जो अर्थ का लग रहा है वो कितना होगा हमें पता है। मान लिया इसका मास m1 है या m ले लेते हैं, और जिस बॉडी को लेके आ रहे हैं उसका मास m0 है। तो जब वो यहां पे है, दोनों के बीच में दूरी r है, तो फोर्स कितना लगेगा? ध्यान दीजिए, फोर्स F एट पॉइंट C, F इज इक्वल टू G m नॉट बाय आर स्क्वायर। अब मान लिया यहां से हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना? मान लिया ये dr है, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? dw, वो हो जाएगा F इंटू dr। F की वैल्यू कितनी है? G m नॉट बाय आर स्क्वायर dr। अब ये स्मॉल वर्क डन है यहां से यहां तक लाने में। जब हम यहां से यहां लाते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे यहां से यहां लाने में। तो मैं क्या करता हूं, ये जो स्मॉल वर्क डन है यहां पे हमने dw किया, ऐसा ही कोई वर्क यहां होगा, यहां होगा, तो हमें टोटल वर्क के लिए उन सारे वर्क को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, कहां से कहां? फ्रॉम A टू B, W वो हो जाएगा इंटीग्रेशन dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ G m नॉट m बाय आर स्क्वायर dr। लिमिट कहां से कहां तक? R A से लेके और R B तक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, G m नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे, -2 dr R A से R B तक। अब हमें पता है इंटीग्रेशन में x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। तो यही फॉर्मूला अगर मैं वहां इंप्लीमेंट करता हूं, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, मेरे पास रिजल्ट बचेगा W इज इक्वल टू G m नॉट R पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक? R A से R B तक, या फिर -G m नॉट, ये माइनस बचेगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, ये 1 बाय R हो जाएगा, तो 1 बाय R B माइनस 1 बाय, एक स्टेप हम खाते नहीं है, 1 बाय R कहां से कहां तक? R A से R B तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी 1 बाय R B माइनस 1 बाय R A, या फिर -G m नॉट बाय R B माइनस G m नॉट बाय R A। ये आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं UB कह देता हूं, UB स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट B, ये UA हो जाता है। तो एक तरह से ये जो वर्क डन आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा W A टू B इज इक्वल टू UB माइनस UA, वेयर UB कितना है? -G m नॉट बाय RB, और UA कितना है? -G m नॉट बाय RA। तो ये आपके पास अभी जो हमने 4 डेफिनेशन कही थी उसमें से एक डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पहले मैं बताता हूं, वर्क डन
इन मूविंग एनी मास या एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन gravitational field is called gravitational potential energy of that object at that point. इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, यानी कि जो आपका आर ए डिस्टेंस था इसको मैंने कर दिया इंफिनिटी, तो आर बी जो था उसे मैं सिंपली आर ही कर देता हूं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर मैं यू बी दैट इज यू इंफिनिटी वो हो जाता है 0, क्योंकि अब अपॉन में आप क्या करते हैं, सॉरी यू ए जो है ए से हम लेके आ रहे थे ना, इंफिनिटी से लेके आएंगे, तो जब आप a को इंफिनिटी कर देंगे तो यू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यू बी जो है दैट इज माइनस जी एम नॉट बाय आर बी था, आर बी को मैं आर ले लेता हूं, आर बी इज इक्वल टू आर। तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब मैं करता हूं यू बी माइनस यू ए, तो क्या हो जाएगा, केवल ये बचेगा, ये तो बचेगा ही नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा, केवल माइनस जी एम बाय आर। ध्यान रखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। देखिए अगली जो डेफिनेशन है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आएगा। ग्रेविटेशनल potential difference is defined as the work done in moving unit mass from one point to another in a gravitational field is called gravitational potential difference between those 2 points. अब ध्यान दीजिए जो gravitational potential energy difference था उसमें हमने क्या किया था, m नॉट मास को लेके गए थे, तब कितना वर्क करना पड़ा था, WAB that is equal to UB minus UA। अब अगर 1 किलोग्राम को लेके जाएंगे तो होगा WAB बाय एम नॉट, या फिर कह लो UB माइनस UA बाय एम नॉट। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी थी, माइनस GM नॉट बाय RB माइनस GM नॉट बाय RA, ये आपके पास UB था, ये UA था, और बाय मैंने कर दिया एम नॉट, तो एम नॉट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या टर्म बचेंगी, माइनस GM बाय RB माइनस GM बाय RA। तो इसको मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एट बी VB माइनस इसको कह सकता हूं पोटेंशियल एट A, तो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो डेफिनेशन में क्या चेंज आया है, सिर्फ यहां यूनिट मास आया है, वहां आपने क्या किया था, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था, एक वर्ड और था, तो यहां पे क्या था, वो यूनिट मास की जगह एनी ऑब्जेक्ट था। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन WAB या फिर UB माइनस UA है, तो यूनिट मास को ले जाने में कितना होगा, मान लिया उसका मास तो था m नॉट, उसका वर्क था WAB, 1 का कितना हो जाएगा, WAB बाय एम नॉट, वैल्यू पुट करेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, और साथ में आपका आर्टिकल भी आ जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, चौथा टॉपिक, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की जगह फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हम कहां से लेके आएंगे, इंफिनिटी से, तो इसका मतलब जो आपका पॉइंट बी है वो कहां चला गया, इंफिनिटी पे, तो यू बी दैट इज यू इंफिनिटी वो 0 होता है, तो इसका मतलब जब यू बी 0 होगा तो वी भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस GM बाय RA, क्योंकि अब एक ही डिस्टेंस है, RA RB का कोई लॉजिक नहीं है, तो माइनस GM बाय R। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट
जिसका मास m है, उससे r दूरी पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस gm/r होगा। और क्या होता है ये पोटेंशियल? वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये चेंजेस आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूले से मैंने ये चारों फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इसीलिए ये वाला टॉपिक आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।